हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। अब देखने में लग रहा है कि दोनों रिलेशन तो सेम ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं। ये एक वेक्टर रिलेशन है और ये स्केलर रिलेशन है, और इन दोनों इन्फॉर्मेशन से आपको दो वेक्टर्स ए और बी के बीच का एंगल निकालना है। तो इट्स क्वाइट ईजी, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये कि वेक्टर रिलेशन को यूज़ कैसे करेंगे हम लोग। तो देखिए, a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये फर्स्ट कंडीशन यहाँ दे रखा है कि इफ़ दिस इज द केस एंड दिस द केस, यानी जब दोनों वैलिड होगा तो आपको a और b के बीच का एंगल निकालना है। तो इसे आप यूज़ कैसे करोगे, है ना। a प्लस बी इज इक्वल टू सी एक रिलेशन हमारे पास है। ये क्या कह रहा है कि दो वेक्टर का सम c के बराबर है, लेकिन इसे हम यूज़ कैसे करें? तो यूज़ करने के लिए क्या करना होगा कि टेक मॉडुलस ऑन बोथ द साइड्स, ऐसे कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मॉड ए प्लस बी का रिलेशन हमारे पास है, और वो क्या है, हम लोग जानते हैं कि मॉड ए प्लस बी इज दिस। मॉड ए प्लस बी का रिलेशन हमारे पास क्या है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये रिलेशन हम तभी लिख सकते हैं जब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाए। तो ये हमने मैग्नीट्यूड इसीलिए लिया है। अब चूंकि इस राइट साइड में रूट है, मॉड ए प्लस बी क्या होता है, राइट साइड में रूट आता है। तो रूट्स को हटाने के लिए क्या करना होगा, यू जस्ट स्क्वायर बोथ द साइड्स, दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया। तो अब देखिए, अब रिलेशन क्या आएगा इसका, यहाँ से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा, दिस इज लेफ्ट साइड में क्या आने जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, एंड द राइट साइड यू हैव सी स्क्वायर। क्लियर है बिल्कुल। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये कहाँ से आया? फ्रॉम दिस रिलेशन। अब जो दूसरा रिलेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये एक प्योर स्केलर रिलेशन है। इसको भी देखिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, इसको भी आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। लेकिन देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अगर वेक्टर रिलेशन होगा तो फिर यहाँ थीटा आएगा, लेकिन चूंकि ये स्केलर रिलेशन है तो ये प्योर अलजेब्रा है। यानी a प्लस बी होल स्क्वायर को फॉर्मूला आप लोगों को जो याद है वो यहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। क्या करेंगे देखिए, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab सिंपली, नो कॉस थीटा, एंड ऑन द राइट साइड यू हैव सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो तो देखो क्या होने जा रहा है, माइनस 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 माइनस। तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल। अब देखिए यहाँ बचा है 2ab कॉस थीटा और यहाँ सिर्फ माइनस 2ab है। राइट साइड में सी स्क्वायर ये भी खत्म। तो बचा क्या सिर्फ हमारे पास 2ab कॉस थीटा और यहाँ 2ab है, तो 2ab में कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ बचा कॉस थीटा और यहाँ -1। बल्कि पहले लिख दे रहा हूँ मैं, 2ab कॉस थीटा माइनस 2ab, और राइट साइड में क्या आया 0, सी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। तो इसको जब आप लिखोगे 2ab कॉमन लेके तो ये आ जाएगा कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0 बाई 2ab विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सिंपली 1। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इफ दीज आर द केसेस, यानी इफ दीज आर द कंडीशंस। सो इन केस में क्या है कि ऐसे केस में जब a प्लस बी इक्वल टू सी हो और a प्लस बी इक्वल टू सी हो, तो इस केस में क्या आएगा, दिस द एंगल इज बिटवीन देम इज 0 डिग्री। फर्स्ट का तो आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब और कोशिश आप करो, क्योंकि ये एक हमने बना दिया, बिल्कुल बाकी जितना भी क्वेश्चन है दोनों एग्जैक्टली सेम इसी पे बेस्ड है वो। तो आप ट्राई करो उसे खुद से सॉल्व करने का, ठीक है। मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूँगा, ये एक बार देख लेना ठिकाने से कैसे हमने किया सॉल्व, और अगला क्वेश्चन आप खुद से करो। अगले क्वेश्चन में देखिए मैं क्या दे रहा हूँ, कंडीशन ये वाला तो यही है, सेम कंडीशन। अगला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब ये कंडीशन है, इसको भी आप सॉल्व कर लो। इसको जब आप सॉल्व करो तो देखो क्या आने जा रहा है। फर्स्ट में सेम रिलेशन है, इक्वेशन भी सेम ही होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। क्लियर है। आपको से पहले मैंने कहा कि पहले पॉज करके आप सॉल्व कर लो, जब नहीं सॉल्व होगा तब फिर ये सॉल्यूशन देखना, राइट। देखिए दोनों तरफ हमने मॉड ले लिया, जब मॉड लेंगे तो हमारे पास रिलेशन ये वाला है। इस पर से रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो जो रिलेशन आने जा रहा है वो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन एज इट इज यूज़ कर लो, यहाँ पे स्क्वायर करने की जरूरत नहीं क्योंकि पहले से स्क्वायर है इसमें। उसके लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन एज इट इज मैं उतार रहा हूँ, एंड ऑन द राइट साइड यू है सी स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर मैंने लिख दिया इस फॉर्म में।
अब आप माइनस कर दीजिए दोनों को, तो दिस इज माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। इस साइड क्या बचा है 2ab cos थीटा एंड ऑन द राइट साइड यू हैव सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये भी कैंसिल, सो दिस इज 0। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू 0/2ab, अगेन 0। ठीक है, तो cos थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ गया कि जब दो वेक्टर्स के बीच में ये दोनों रिलेशन अगर होगा तो इसका मतलब होगा कि उन दोनों के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। सॉल्व हो गया ये भी। अब मैं तीसरा भी करा दूँ। तीसरा केस क्या था कि अगर फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यानी अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दो वेक्टर का सम तीसरे के बराबर हो, तो ऐसे केस में ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा वो आपको निकालना है। तो लेट्स डू दिस ऑल्सो। पैरेलल रिलेशन जो है एज इट इज, जो मैंने दो केसेस में किया, तीसरे केस में भी वही करना होगा। आप इस रिलेशन को पहले लिख जाओ, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, टेक मॉडुलस बोथ द साइड्स, क्लियर है। मॉडुलस लेंगे तो ये रिलेशन आएगा, रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर कर देना हूँ मैं। ठीक है, क्या वैल्यू आएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्लियर है। अब अगला रिलेशन यूज़ करना। अगला रिलेशन क्या कह रहा है कि तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी अब मैं b की जगह भी a यूज़ करूँगा और c की जगह भी a, क्योंकि a b c तीनों बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, वेक्टर वाइज नहीं, वेक्टर सब अलग अलग है। तो अब मैं इस वैल्यूज़ को यहाँ पुट करूँगा, तो a स्क्वायर की जगह तो मैं a स्क्वायर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। b जो है वो भी a के बराबर है, तो b स्क्वायर की जगह भी मैं a स्क्वायर लिखूँगा, अगेन प्लस 2ab, फिर b की जगह मैं a लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर cos थीटा एंड ऑन द राइट साइड यू हैव c स्क्वायर, और c की वैल्यू भी a के बराबर है, तो c की जगह में मैं लिखूंगा a स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो कैंसिल, खत्म। अब यहाँ कॉमन लो आप, तो यह आ जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा 0, दैट मीन्स 1 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, cos थीटा इज इक्वल टू -हाफ, और cos थीटा -हाफ कब होता है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। ठीक है ना, cos 120 -हाफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में जो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल आया वो कितना आएगा 120 डिग्री। गॉट इट। तो तीनों केसेस मैंने करा दिया अल्टीमेटली। तो तीन ऑप्शंस थे, ये तीन क्वेश्चन थे बेसिकली। एक केस में a प्लस बी इक्वल टू सी, ये तो सब में था ही, स्केलर रिलेशन बदलता गया है, एक में प्लस बी इक्वल टू सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू सी स्क्वायर, और ये फिर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो एनीवे ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, और ये सब क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में, जी नीट सब में, तो आप देख लेना, एक बार रिवाइज कर जाओ। और मैंने पहले भी कहा कि जो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ उसको दोबारा खुद से उसे रीसॉल्व किया करो, है ना, अगर समझने के बाद। अब ये भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, पहले आप इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लें और शांति से इसे पहले ट्राई कीजिए खुद ही, है ना। जब सॉल्व नहीं होगा मुझे उम्मीद है कि आप सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि केसेस सारा मैंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी से जस्ट पहले, खास करके ये वाला केस हमने डिस्कस कर रखा है, और इसी केस में मैंने हिंट भी दिया था। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन अगर आपने प्रॉपर्ली वीडियो देखा होगा उसका, इससे पहले सारे वीडियो अगर आपने देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे, और अगर नहीं देखा, कहीं स्टक कर जाए, तो फिर इस वीडियो को आगे बढ़ा के सोल्यूशन देख लेना, राइट। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स and R be their resultant, which makes angle alpha with A and beta with B, then choose the correct options. इसमें से one or more options में भी correct आपको चूज करना है, एक भी आंसर सही हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले केस तो हम लोग चूँकि हम लोगों ने पढ़ रखा है, इस बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला केस हम लोगों ने कर रखा है कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो जो रिजल्टेंट एंगल बनाता है वो ए और बी दोनों से एंगल सेम बनाता है, यानी इक्वल एंगल बनाता है। तो अल्फा और बीटा इस केस में बराबर होगा, है ना। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास, और ये हमने पूरा डिराइव ही किया था कि दो वेक्टर्स हमारे पास अगर दे रखा गया हो और दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, ए और बी अगर सेम हो, तो जो रिजल्टेंट आता है पैराग्राम बनाने के बाद, ये जो रिजल्टेंट आएगा, हमने क्या कहा था कि इस केस में अगर ये दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो जो रिजल्टेंट होता है वो इनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, यानी ये आधा आधा बढ़ जाएगा, ये थीटा बाई 2 ये भी हो जाएगा
और ये थीटा बाई 2 ये भी हो। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि आर का जो एंगल है वो अल्फ़ा विथ ए है, बीटा विथ बी, यानी इस वाले एंगल को वो अल्फ़ा बोल रहा है और बी के साथ जो एंगल बन रहा है उसको वो बीटा बोल रहा है। चूँकि दोनों की वैल्यू सेम है, थीटा बाई 2 तो उस केस में अल्फ़ा बीटा क्या होगा, बराबर होगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट जो एंगल बनाता है ए और बी के साथ वो इक्वल एंगल बनाता है, तो अल्फ़ा और बीटा भी बराबर हो जाएगा। तो ये तो खैर सही है बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने ड्राइव कर रखा है। अब आइए इन चार में से हमें चूज़ करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। उसके लिए अब मैं वेक्टर्स को जान करके बड़ा दिखा रहा हूँ। एक तो ये कि आप इसे एनालिटिकली प्रूव करो, और एक बहुत आसानी से, क्योंकि ये केस ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसके बेसिस पे आप बहुत आसानी से बाकी दोनों को फिगर वाइज समझ सकते हैं, फिगर के हिसाब से। तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको बहुत लेंदी वे आप चूज़ करके या लेंदी अप्रोच को यूज़ करके आप इसे सॉल्व करो, लेकिन और बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले बताया था, उसी में मैंने हिंट भी दिया था कि जो रिजल्टेंट होता है ना वो उस वेक्टर की तरफ झुक जाता है जो वेक्टर बड़ा होगा। जितना ज़्यादा बड़ा वेक्टर होगा रिजल्टेंट उससे क्लोज होता चला जाता है। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। सपोज करिए कि ये एक वेक्टर है ए, ठीक है, और एक वेक्टर है ये वाला बी। तो फिगर से ही बता रहा है कि ए का मैग्नीट्यूड बी से बहुत बड़ा है, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी। ए इज़ ग्रेटर देन बी इसमें कहाँ है, देखो ए ग्रेटर देन बी यहाँ है और ये है। तो इन दोनों में से कौन सा सही हो हम चेक करने जा रहे हैं। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट क्या आएगा, आप इसका पैराग्राम कंप्लीट कर लो ऐसे, क्लियर, और ये उसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है ना। दिस इज दी आर वैल्यू, और क्वेश्चन में क्या रखा है कि आर जो है वो ए के साथ अल्फा बना रहा है और बी के साथ बीटा बना रहा है। तो देखिए फिगर बिल्कुल क्लियर है। ये क्या बता रहा है कि आर जो होता है वो बड़े वाले वेक्टर से क्लोज हो जाता है। तो जब क्लोज होगा तो एंगल ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसको वेक्टर और बढ़ाऊंगा तो ये और नीचे आएगा, और बड़ा करेंगे तो और नीचे आएगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा ये वेक्टर्स, ये रिजल्टेंट जो है वो उससे क्लोज होता जाएगा। तो जैसे जैसे क्लोज होगा तो ये अल्फा क्या होगा, बीटा से छोटा होता चला जाएगा। तो अल्टीमेटली वेक्टर ए जब बड़ा होगा बी से, तो इस केस में फिगर क्या बता रहा है कि अल्फा जो एंगल होगा वो बीटा से छोटा हो जाएगा। जितना बड़ा करते जाएगा ए को, ये अल्फा एंगल जो है और छोटा होता चला जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए कौन सा है, बिल्कुल क्लियर हो गया इस केस में। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अल्फा इज लेस देन बीटा, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। ये रॉन्ग हो गया, ठीक है ना। ए ग्रेटर देन बी जाइए, दोनों ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता। तो ए ग्रेटर देन बी होगा तो अल्फा लेस देन बीटा होगा। अब आप इसका उल्टा कर लीजिए। उल्टे केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप बी को बड़ा कर रहा हूँ और ए को छोटा कर लीजिए, लाइक दिस सिंपली। इस केस में ए जो है वो बी से छोटा है, तो ए बी से छोटा, ये दोनों केस है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन आता है देखते हैं। ऑब्वियसली इसका जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या होगा कि आप ये पैराग्राम कंप्लीट कर लिया आपने, रिजल्टेंट ये होगा, क्लियर है, ठीक है। इस केस में देखिए ये एंगल ए के साथ जो बन रहा है वो अल्फा है और ये बी के साथ जो बनेगा वो बीटा है। राइट बेटे कि जो वेक्टर बड़ा होता है रिजल्टेंट उससे क्लोज हो जाता है, तो क्लोज होने की वजह से ये एंगल ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा इसमें बड़ा आ गया, तो मैं क्या लिखूँगी, जब ए लेस देन बी है तो अल्फा देखिए क्या है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अब ये ऑप्शन चूज इन दोनों में, ए लेस देन बी, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ये वाला केस बिल्कुल क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन और ये दोनों रॉन्ग है। तो इसमें तीन सही है, बी डी ई और ए और सी रॉन्ग ऑप्शन है। पूछा था ये चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, बी डी एंड ई। तो बिल्कुल क्लियर है। जो रिजल्टेंट का झुकाव होता है, एंगल जो बनाता है वो वेक्टर के साथ, तो जो बड़ा वेक्टर होता है उसके साथ उसके क्लोज होता है रिजल्टेंट। जितना बड़ा करते जाइएगा वेक्टर, दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, तो उनमें जो बड़ा वेक्टर होता है रिजल्टेंट उसी से क्लोज होता है, छोटा वेक्टर से दूर होता चला जाएगा। क्लियर है बिल्कुल। तो एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन में हमने क्या पढ़ा है, पैराग्राम ऑफ एडिशन, और उसी पे बेस्ड ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं अभी। तो हर प्रॉब्लम के लिए मैंने पहले ही आपसे कह रखा है कि आप वीडियो सॉल्यूशन देखने से पहले खुद अटेम्प्ट करें, और अगर सॉल्व नहीं होता, कहीं स्टक कर जाते हैं, तब जाके आप सॉल्यूशन को देखें। तो इससे अल्टीमेटली आपको ही फ़ायदा होगा, आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ऐसा ऐसा डेवलप होती चली जाएगी। तो पहले पॉज करके इसे अटेम्प्ट करें, नहीं सॉल्व होता फिर मैं सॉल्व करूँ, कर ही ना हूँ, आप वीडियो देख लेना। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी विद सेम मैग्नीट्यूड एंड एन एंगल थीटा बिटवीन देम इज गिवन। तो दो वेक्टर्स हैं ए एंड बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है, और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। दैट मीन्स कि मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, ये दे रखा है, जिसको आप सिंपली ए इज इक्वल टू बी भी कह सकते हैं। मैग्नीट्यूड लिखने का दोनों तरीका है, या तो आप ऐसे मानो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। दोनों के बीच का एंगल थीटा है,
आपसे कहा गया कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो निकालिए, फाइंड देयर रिजल्टेंट। तो जाहिर बात है कि दो वेक्टर्स आप ऐड कर रहे हो तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी वेक्टर ही होगा। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का तरीका आपको पता है कि आप पहले पैराग्राम कंप्लीट करते हो, है कि नहीं। ये पैराग्राम कंप्लीट हो गया, दिस इज़ ओ ए बी सी आप मान लीजिए, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ए इज इक्वल टू बी, ये पॉइंट सी है, ठीक है। हम जानते हैं कि दो वेक्टर्स को जब आप ऐड करते हो पैराग्राम लॉ ऑफ एडिशन से तो डायगोनल उसका जो है वो रिजल्टेंट होता है। कौन सा डायगोनल? जो कॉमन डिजिट पास करेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस सेंस में कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि जिसमें आपको दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कहा जाएगा और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो बजाय इसके कि वो लेंथी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे आया था बहुत छोटा सा। जाहिर बात है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है तो ये बहुत एडवांटेजेस होता है कि आप किसी क्वेश्चन में आपका अच्छा खासा टाइम उसमें बच जाता है अगर आप स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखते हो तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो कि मुझे ओसी का मैग्नीट्यूड चाहिए और फिर ये रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, ये अल्फ़ा, ये भी निकालना है मुझे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट का फॉर्मूला है, जो रिलेशन हमारे पास है वो क्या है, मॉड ए प्लस बी। पहले मैं रिलेशन लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये रिलेशन। लेकिन ये यूज़ वहाँ करेंगे जहाँ मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, तो अल्टीमेटली ऐसे ही पुट करना होगा, आपको एंगल वगैरह दिया रहेगा। लेकिन जिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में ऐसा केस आ जाए कि दो वेक्टर्स ऐड करने के लिए कहा जाए और उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम कर दे, तो यहाँ जो रिज़ल्ट आएगा अभी शॉर्ट में, ठीक है ना, उसको आप याद रखना, उसको एज इट इज़ यूज़ कर लीजिएगा। तो आपको जाहिर बात है कि आपको फ़ायदा होगा, एडवांटेज है, उसमें टाइम बच जाता है आपका। तो अब मैं अप्लाई इस रिलेशन में मैं ये वाला पार्ट अप्लाई करने जा रहा हूँ जिसमें ए और बी दोनों सेम ही है, मैग्नीट्यूड सेम है। ए की जगह भी ए लिखूँगा और बी की जगह भी ए लिखूँगा, बिकॉज बी और ए का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रखा है, सेम दे रखा है। तो देखिए ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर है ही, बी भी ए के बराबर ही है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, तो यहाँ पे मैं ए स्क्वायर लिखूँगा प्लस 2a, यहाँ भी है, फिर a लिखूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2a इंटू ए एंड देन cos थीटा। क्लियर है बिल्कुल। अब देखिए ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया और प्लस फिर यहाँ भी वही है 2a स्क्वायर cos थीटा, 2 स्क्वायर कॉमन कर लीजिए आप, तो दिस इज़ 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है। अब ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है, 1 प्लस cos थीटा की जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड 1 प्लस cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। नाउ 2 इंटू 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, दिस इज 2 a स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ये सिर्फ a बचेगा, अगेन cos स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, तो ये बचेगा सिर्फ cos थीटा बाई 2। ये रिज़ल्ट आपका आया है मॉड a प्लस बी का। यहाँ वेक्टर्स को कहा जाएगा ऐड करने के लिए मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो बजाय इसको यूज़ करने के वी विल यूज़ दिस रिलेशन 2a cos थीटा बाई 2। अब मुझे पता लगाना कि ये जो एंगल बनाएगा, जो रिजल्टेंट यहाँ पास हुआ है, ये कितना एंगल बनाएगा दोनों वेक्टर से, इसको एक को अल्फ़ा एक को बीटा मान लेते हैं। तो अगर आपसे गेस करने के लिए कहा जाए तो गेस तो कर सकते हो कि भाई ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बाइसेक्ट करेगा इसके दोनों के बीच के एंगल को। ये पता है कि जितना वेक्टर बड़ा होता जाएगा रिजल्टेंट उसी तरफ झुकता चला जाता है, लेकिन अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट शुड बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। तो अल्टीमेटली अल्फ़ा और बीटा दोनों की वैल्यू थीटा बाई 2 आनी चाहिए, थीटा बाई 2 इधर भी और थीटा बाई 2 इधर भी। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ये A है और ये B है, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम कर दिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट R, ये पूरा एंगल थीटा था, तो लेकिन जब R क्या करेगा, इस थीटा को बाइसेक्ट कर देता है, यानी R यहाँ भी थीटा बाई 2 हो जाएगा और ये भी थीटा बाई 2। ठीक है सर, कैसे थीटा बाई 2 आए, तो मैं उसे सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको याद होगा कि जब दो वेक्टर्स हमने ऐड किया था तो ये रिज़ल्ट आपको शायद याद हो, ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था और ये रिजल्टेंट हमारा आया था, याद होगा R, और ये एंगल अल्फ़ा, एंड इसके tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने आपको लिखाई थी जस्ट जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन डिराइव किया था। वो वैल्यू क्या थी, tan अल्फ़ा वाज B sin थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, यही रिजल्ट था। अल्टीमेटली मुझे प्रूफ क्या करना है कि फॉर दिस स्पेशल केस जिसमें दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा,
तो उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू θ/2 आनी चाहिए। तो चलिए प्रूफ करते हैं। मैंने प्रूफ क्या करना मतलब अल्टीमेटली आएगा, ये तो मैंने गेस किया था, अब मैं उसे सॉल्व अल्टीमेटली वो रिजल्ट आ जाएगा। तो अब देखिए ज़रा वैल्यू पुट कीजिए, b और a दोनों बराबर है, तो मैं b की जगह भी a लिखने जा रहा हूँ, a sin θ डिवाइड बाय दिस इज a, और फिर ये b दे रखा है तो दैट इज a cos θ। ठीक है, दिस इज इक्वल टू a sin θ डिवाइड बाई a कॉमन ले लीजिए, तो दिस इज 1 प्लस cos θ। तो a और a कैंसिल। अब एक काम कीजिए आप, हमारे पास जो रिज़ल्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन याद होगा आपको कि sin 2θ जो होता है वो होता है 2 sin θ cos θ, होता है या नहीं? sin 2θ इज 2 sin θ cos θ। मैं अगर एंगल को हाफ कर दूं तो हर जगह हाफ करना होगा, यानी अगर मैं sin θ की वैल्यू लिखूं तो sin 2θ जब था तो वो 2 sin θ cos θ हो गया, जब sin θ को लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2। ये रिजल्ट होता है, ये भी आइडेंटिकल रिलेशन से आप इसको देख लीजिएगा। तो ये वैल्यू होती है sin θ इज इक्वल टू 2 sin θ/2 cos θ/2। तो मैं इसको लिखना है sin θ इज 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 डिवाइड बाई 1 प्लस cos θ है, 1 प्लस cos θ यहाँ लिख रखा है 2 cos स्क्वायर θ/2। तो दिस इज 2 cos स्क्वायर θ/2। क्लियर है? अब आप उसे सॉल्व करो, ये 2 कैंसिल, और ये cos स्क्वायर θ/2 और ये cos θ/2 यहाँ से, तो एक cos θ/2 कट जाएगा स्क्वायर से, एक तो बचा बहरहाल। अब नीचे cos θ/2 बचा है और ऊपर sin θ/2 बचा है, तो sin बाई cos tan होता है, पता है आपको। लेफ्ट साइड में मैं इसको उतारने जा रहा हूँ, दिस इज tan अल्फ़ा, राइट साइड में आपके पास क्या आया tan θ/2। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई θ/2। प्रूफ हो गया एक तरह से। तो जो क्वेश्चन था वो क्या था कि अगर दो वेक्टर्स a और b का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है, मुझे बताओ। तो रिजल्टेंट का तो को याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड हुआ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और जब भी दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जो रिजल्टेंट होगा वो उन दोनों के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देगा। तो चलिए अभी हम लोगों ने जो कुछ पढ़ा था कि मॉड a प्लस b का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या होते हैं, वो रेंज हमें पता चल गया है, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। तो ज़रा सॉल्व करिए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस आर वेक्टर्स, वी ऑल नो दिस। फोर्सेस, दो फोर्सेस हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 3 न्यूटन एंड 5 न्यूटन। अब उनका रिजल्टेंट की बात की जा रही है, रिजल्टेंट मतलब उनको ऐड करना है, लेकिन थीटा दिया हुआ नहीं है, इसे मतलब थीटा वेरी करेगा, थीटा आप चेंज करते हो, जो अल्टीमेटली उसका रेंज ही पूछा है इसने। पूछा कि जब ये दोनों फोर्सेस को हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, तो इनमें से कौन सा रिजल्टेंट पॉसिबल नहीं है वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, इज और आर नॉट पॉसिबल एज देयर रिजल्टेंट, यानी इन दोनों फोर्सेस को जब आप ऐड करोगे तो जो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कौन सा इसमें पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है, जो है उसको नहीं, बल्कि जो पॉसिबल नहीं है उसको टिक करना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, सॉल्यूशन मैं दे दे रहा हूँ, पहले आप खुद इसे पॉज करके खुद से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता तो फिर आगे बढ़ा के आप इसे देख लें इस वीडियो को। अभी हम लोगों ने क्या किया था कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह से कोई वेक्टर्स हो, ए वेक्टर ए हो और एक वेक्टर बी, ठीक है, कि इन दोनों को ऐड कीजिए, यानी इनका रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम कितना, ये हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला था। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे दो वेक्टर्स का जो मिनिमम वैल्यू आता है, मिनिमम वैल्यू जो आता है वो आता है ए डिफरेंस बी, ठीक है। मिनिमम का मतलब इससे फिर कम नहीं हो सकता। तो ज़रा ए और बी ही, हमारे पास दो वेक्टर दे रखे हैं 3 न्यूटन 5 न्यूटन, तो मैं 3 न्यूटन को ए मान लेता हूँ, एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, और दूसरे फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 5 न्यूटन, ठीक है। तो मुझे चाहिए ए डिफरेंस भी, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ए डिफरेंस भी का मतलब ये होता है कि जो बड़ा वाला हो उसमें से छोटा वाला माइनस करना हो। तो अल्टीमेटली मुझे लिखना है 3 डिफरेंस 5। तो 3 डिफरेंस 5 की वैल्यू क्या आएगी, -2 या 2। हमने बताया था ना कि डिफरेंस साइन में क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसमें से छोटे वाले को माइनस करते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू 2 न्यूटन, यानी ये उन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू इतनी होनी जा रही है, यानी 2 न्यूटन मिनिमम है, इससे कम नहीं हो सकता। हमारे केस में ज़रा चेक कर लीजिए, 2 न्यूटन से कम अगर कोई वैल्यू है तो वो पॉसिबल नहीं है, और उसी को मुझे टिक करना है, यहाँ लिखा हुआ नॉट पॉसिबल वाले को टिक कीजिए। आंसर वही चूज़ करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट पॉसिबल।
तो इस सॉल्यूशन के हिसाब से हमारी दो फोर्सेस जब हम ऐड करेंगे तो जो मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2 न्यूटन, यानी 2 न्यूटन से कम पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन में 1 न्यूटन भी है जो कि 2 से कम है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल कभी नहीं होगा। नॉट पॉसिबल वाले को टिक करना, तो ये एक आंसर हो गया हमारा, ठीक है। और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो क्या आएगी, हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट मॉड ए प्लस बी मैक्सिमम कितना होता है, दिस इज सिंपली द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर्स। और 5 3 + 5 ये हो गया 8 न्यूटन, यानी जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो उनके रिजल्टेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है वो 8 से ज़्यादा कब नहीं हो सकता। तो रेंज हमारा क्या आया, मिनिमम 2 न्यूटन हो सकता है, मैक्सिमम 8 न्यूटन। 2 से कम नहीं होगा, 8 से ज़्यादा नहीं होगा। 8 से ज़्यादा कोई है कि नहीं इसमें, ये दो है, 2 पॉसिबल है हमारे केस में। 3 तो जाहिर बात है कि 2 और 8 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो 2 पॉसिबल है क्योंकि मिनिमम 2 ही है। 3 जो है उनके बीच का नंबर है, 2 और 8 के बीच का 3 पॉसिबल है, आसानी से आ सकता है। 4 भी उनके बीच की वैल्यू है, 8 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन 9 जो है वो 8 से ज़्यादा हो गया, तो मैक्सिमम ज़्यादा तो पॉसिबल है ही नहीं, मैक्सिमम ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो नॉट पॉसिबल के केस में ये भी आंसर आएगा, दिस इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो रेंज है वो क्या है, दिस इज़ 2 न्यूटन लेस देन इक्वल टू 2 वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड हमने ए और बी माना है ये लेस देन इक्वल टू 8 न्यूटन। मिनिमम 2 होगा, इससे कम नहीं होता, मैक्सिमम 8 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो जो कम से उसको टिक कीजिए क्योंकि नॉट पॉसिबल चूज़ करना था, और जो 8 से ज़्यादा उसको भी टिक करेंगे क्योंकि नॉट पॉसिबल चूज़ करना था। क्या इससे समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या क्या इंपॉर्टेंस है, यानी हमारे पास जो 2 वेक्टर्स दिए जाते हैं उनका जो रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं तो उसका रेंज हमें मालूम हो गया क्या क्या रेंज है, ए डिफरेंस बी एंड ए प्लस बी, दिस इज़ मिनिमम, दिस इज़ मैक्सिमम। क्लियर है। अब देखिए जस्ट अभी हमने पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा, उसके प्रिंसिपल को अब यूज़ करना है। जब भी 2 वेक्टर्स को ऐड करना हो तो पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे 2 वेक्टर्स का जो एडिशन होगा उसका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, क्वाइट ईजी। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसको समझिए आप कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो देखिए क्या कह रखा है कि हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं ए एंड बी। चलिए ड्रॉ कर लेता हूँ मैं पहले से, बल्कि यही ड्रॉ करता हूँ। दिस इज ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, राइट। पहला वेक्टर है 40 मीटर 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या मतलब हुआ, ईस्ट से नॉर्थ जाना है 20 डिग्री, तो ईस्ट से नॉर्थ 20 डिग्री, तो ईस्ट से क्लोज ही रहेगा वो, यानी कुछ वेक्टर वो इस टाइप का है। दिस वेक्टर इज ए, लेंथ इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है कितना 40 मीटर, और इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे है, दिस इज इक्वल टू 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्लियर है। सेकेंड वेक्टर है 30 मीटर 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से 70 डिग्री, तो वो यानी नॉर्थ से अल्टीमेटली 20 डिग्री हुआ भाई, यहाँ से 70 का मतलब नॉर्थ से 20 डिग्री हुआ, दोनों मिला के 90 होना चाहिए। तो ये वेस्ट से नॉर्थ जाना है 70 डिग्री और वो 30 मीटर का लेंथ, तो वो कुछ ऐसा आएगा, यानी मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ। दिस वेक्टर इज़ बी, है ना, लेंथ इसका कितना दे रखा है 30 मीटर, और ये जो लेंथ है आपका, मैं यहाँ लिख दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये लेंथ आपका जो है 40 मीटर है, ठीक है ना। एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। अब देखिए ये एंगल 20 है, ये एंगल 70 है। मुझे अगर मुझसे कहा जाए कि ज़रा ये बताओ कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो अब आप आसानी से बता सकते हो, क्योंकि हमें पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन के लिए दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके बीच का एंगल चाहिए। तो अब देखिए एक लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है 180, तो 180 में ये 70 और ये 20 90 हो गया, तो बचा क्या 90 बचेगा ना। तो दिस एंगल यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल थीटा कहलाता है, दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है। तो जो चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ मोर और लेस तो मिल ही गया है। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना दे रखा है 40 मीटर क्वेश्चन में, बी का मैग्नीट्यूड 30 मीटर एंड थीटा इज़ हाउ मच 90 डिग्री क्वेश्चन की तरफ से। तो जहाँ तक सवाल है दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, वो तो फॉर्मूला से आप आसानी से निकाल लोगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी, जो अभी हमने जस्ट ड्राइव किया था उसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ये क्या वैल्यू आई थी, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब आप सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है, पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। देखिए कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू दिस इज 40 स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब 40 स्क्वायर, देन बी स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 30 इंटू कॉस 90।
अब देखिए cos 90 क्या होता है, आप लोगों को पता है cos 90 क्या होता है, 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। तो cos 90 की 0 होने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो गया, ये हो गया 0। गॉट इट। तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आने जा रही है दिस इज इक्वल टू √40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 प्लस 30 का स्क्वायर होगा 900 विच इज़ इक्वल टू 2500 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 50 मीटर। तो दिस इज डन। मैग्नीट्यूड तो निकल गया, लेकिन हमसे पूछा क्या गया था कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है बताओ मुझे। रिजल्टेंट का मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, लेकिन एंगल भी बताना होगा। जैसे यहाँ हमने एंगल मेंशन कर रखा है 20 डिग्री 70 डिग्री, इस तरह से एंगल्स आपको भी बताना होगा। तो एनीवे आधा काम तो हो गया है। अब एंगल के लिए मुझे क्या करना होगा, ज़रा समझो। सबसे पहली बात कि आप यहाँ ज़रा मालूम कर लो, इसका थोड़ा सा डायग्राम पर भी वर्क कर लें तो ये कि चीज़ें बड़ी अच्छी से क्लियर हो जाएंगी। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ने कहा गया था कि जब दो वेक्टर्स आपके पास हों तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो आप। तो चलिए पैरेललोग्राम कंप्लीट करते हैं। इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ऐसे होगा। आप इसके पैरेलल यहाँ ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। तो जाहिर बात है कि ये इस पे ये 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी ये 90 डिग्री होगा। और पैरेललोग्राम लॉ ने दूसरी बात क्या कही थी कि जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेते हो तो जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होगा, वो कॉमन टेल से पास करने वाला जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होगा। तो यानी हमारा इन दोनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये वाला वेक्टर है, इसी को आप आर बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जस्ट पढ़ा इससे पहले, इस प्रॉब्लम से पहले, उसमें हमने कहा क्या कहा था कि जैसे ये पॉइंट ए हो गया, इसको आप ओ है, इस पॉइंट को आप ए कह सकते हो, दिस इज बी और ये सी था, ठीक है। हमने ये भी दिखाया था कि रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ जो था वो अल्फ़ा था, वो और वो फॉर्मूला भी हमने निकाला था कितना आता है वो फॉर्मूला अगर आप रिकॉल कर लो तो ज़रा बताओ मुझे क्या आता है। वो tan अल्फ़ा की वैल्यू हमने क्या दी थी निकाल करके, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। एक तो इससे निकाल सकते हैं, दूसरा यहाँ ज़रा आसान है बिकॉज पैरेललोग्राम अगर एक्चुअल पैरेललोग्राम होता है, यानी ये 90 डिग्री वाला केस नहीं होता, फिर तो मुझे इस फॉर्मूले से ही निकालना पड़ता। लेकिन चूँकि यहाँ पैरेललोग्राम जो है कन्वर्ट हो गया है रेक्टेंगल में, तो यहाँ ज़्यादा आसान है निकालना ये एंगल अल्फ़ा एंगल, क्योंकि ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल चुका है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये फॉर्मूला भी आप इससे भी आंसर मिल जाएगा आपको, नो डाउट, लेकिन ये डायरेक्ट जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो लगाना ज़्यादा आसान है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ओ सी ए ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan अल्फ़ा की बात अगर मैं करूँ, मैं इसे भी सॉल्व कर दूँगा। tan अल्फ़ा क्या होता है बताओ, tan अल्फ़ा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर जो ये वाला साइड है AC वो इसके पैरेलल है, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही होगा जो इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो ये B के पैरेलल है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है बताओ, दिस इज़ 30 मीटर, और बेस जो है वो ये है, इसका मैग्नीट्यूड 40 मीटर है कि नहीं, क्योंकि ये A वेक्टर है। तो दिस इज़ परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका CA यानी 30 डिवाइड बाई 40, 0 0 कैंसिल, तो 3/4 आ रहा है। अब यहाँ एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट। वो क्या चीज़ है कि समझ लीजिए अब अच्छी तरह से कि अगर सपोज़ कर लीजिए आपके पास कोई एंगल दिया रहा है कि sin 30 इज इक्वल टू हाफ, ये वैल्यू आपको नोन है, पता है आपको। तो इस नोन वैल्यू से हम बड़ी आसानी से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना करके, और यूज़ भी किया है हम लोगों ने, हम लोग जानते हैं कि यूज़ कर चुके हैं। अगर इस एंगल को 30 लिख दें तो ये हाफ जो होता है ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज के हिसाब से हम लोग यूज़ कर लेते थे 1 2, फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके ये वैल्यू आती थी √3, याद होगा आपको, ठीक है। यानी अगर हमको कोई वैल्यू मालूम रहे तो इससे हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करके बाकी सारी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। अब ये 30 हो गई, ये 60 होगा, ये 90 है, तो sin 30 cos 30 sin 60 cos 60 सब निकल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल मैं दे रहा हूँ, वो वैल्यू मुझे पता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो वैल्यू है, ट्रायंगल ही दे रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री, ये एंगल है 37 डिग्री, और ये मैं गलत वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, याद रखिए, ऐसा मत समझिए कि मैंने ऐसे रैंडमली आपको दे रखा है। जैसे यहाँ sin 30 की वैल्यू हमने यूज़ की है ना, वैसे ही एक वैल्यू मुझे पता है, sin 37 की वैल्यू मुझे पता है कि 0.6 के आसपास होती है, यानी 3/5 रेशियो आता है उसका। तो ये अगर 37 हो गया, ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा 53, और उस रेशियो को जब आप यूज़ करोगे तो ये आ जाएगा 345, ठीक है ना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है, इसको आप यूज़ कर लो, याद रखो तो बहुत आसानी होगी। अब देखिए इसका यूज़ मैं यहाँ कर सकता हूँ, यहाँ देखिए tan अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3/4, और इस ट्रायंगल से tan 37 कितना आएगा ज़रा देखो मुझे, tan 37 इस परपेंडिकुलर बाई बेस, ये भी 3/4 आ रहा है, और ये एक्चुअल वैल्यू है।
तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे tan अल्फा 3/4 tan 37 3/4, तो दैट मीन्स कंपेयर करने से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 37 डिग्री। अल्फा कितना आ गया 37 डिग्री। तो अब आप ज़रा देखो कि ये एंगल अल्फा यहाँ से यहाँ तक 37 है, तो अगर मैं इसमें 20 डिग्री और ऐड कर दूँ तो ईस्ट से कितना दूर हो जाएगा वो, याद रखिएगा अल्फा सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है बस, ठीक है ना। दिस फ्रॉम R to A, तो ये अगर 37 डिग्री है और प्लस ये 20 डिग्री और ऐड करना होगा ईस्ट से डायरेक्शन निकालने के लिए, तो 37 डिग्री और प्लस 20 डिग्री कितना होगा, ये 57 डिग्री हो गया ईस्ट से टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अब हमारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया, यानी अब हम आंसर क्या लिखेंगे कि हमने जो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना था ए और बी, यहाँ जो दे रखा था उसने, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है 50 मीटर। तो वी विल राइट डाउन 50 मीटर इज़ द मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन भी अब हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्शन कितना है 57 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से नॉर्थ की तरफ इतना डिग्री है। 50 मीटर कितना आ जाएगा 57 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है। कैसे मैं इसे मिटा दूं, फिर ये सब आपने उतार ही लिया होगा। उसको आप देखो यहाँ पे, यानी हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है वो कुछ ऐसा है, दिस इज आर, है कि नहीं। और आर का जो एंगल यहाँ से बनना वो कितना है 20 डिग्री दिस अब प्लस 37 डिग्री दिस। तो ये आपका वैल्यू यहाँ से जो एंगल बना था ईस्ट से वो कितना आया था, दिस इज़ 57 डिग्री। अब जाहिर बेटे कोई आदमी इधर से दिखाना चाहे तो वो भी दिखा सकता है, तो 90 में माइनस कर लीजिए, तो 90 माइनस 57 कितना होगा 33 डिग्री, है या नहीं। तो आप उसी रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 50 मीटर एंड दिस मच एंगल आई मीन 33 डिग्री। अब यहाँ उल्टा लिखना होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लिख सकते हो, दोनों सही है। तो ये एक क्वेश्चन था, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अपने से भी समझ में आ गया हो मेरे ख्याल से। अच्छा, यहाँ जो एंगल हमने निकाला है वो राइट एंगल ट्रायंगल का यूटिलाइज कर लिया कंसेप्ट। आप कह सकते हैं कि सर इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखाइए, तो इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू 3/4 ही तो लाना है ना, आप जस्ट वैल्यूज़ को पुट कीजिए, सारी वैल्यूज़ यहाँ दी हुई है, जब आप पुट कीजिएगा तो आंसर आपको 3/4 ही आएगा। देखिए कैसे, बी की वैल्यू कितनी है ज़रा देखो 30 मीटर इंटू साइन थीटा कितना दे रखा है 90, साइन 90 लिखिए, डिवाइड बाई ए कितना है देखिए 40 प्लस 30 कॉस 90। कॉस 90 0 होता है तो इसकी वजह से ये टर्म क्या हो गया, ये 0 हो गया। साइन 91 होता है तो ऊपर क्या बचा सिर्फ 30 इंटू 130 और डिवाइड बाई 40 प्लस 0 तो 40, 0 0 कैंसिल कीजिए, 3/4 वही आ गया। ट्रायंगल को यूज़ कीजिए, जो हमने ये ट्रायंगल दिया था याद रखिएगा, ये बहुत हेल्पफुल ट्रायंगल है। मैं फिर से दे रहा हूँ 37 डिग्री 53 डिग्री 93 4 5, इससे आप साइन 37 कॉस 53 वगैरह की वैल्यूज़ आप निकाल सकते हो। तो ये था एक प्रॉब्लम। अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।